आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बारे में, क्योंकि आप सभी के काफ़ी कमेंट्स आते थे, सर आउटसोर्सिंग संविदा में क्या अंतर है? क्या आउटसोर्सिंग कर्मचारी परमानेंट होते हैं या संविदा कर्मचारी परमानेंट होते हैं? इसकी वीडियो मैंने एक बना दी है, आप जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं, वो पड़ी होगी। दोनों में अंतर बताए हैं और दोनों में कैसे वर्क प्रणाली है, कैसे सैलरी क्या बेस होती है, सारी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी दी है। आशा करते हैं जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आप जानते हैं हमारे चैनल का उद्देश्य ही विद्यार्थी हित सर्वोपरि है। विद्यार्थी हित से जुड़ी तमाम सूचनाएं देते हैं। खबर चाहे हम यूपी गवर्नमेंट या उत्तर प्रदेश राज्य की नौकरियों की हो या अन्य राज्यों की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या संविदात्मक हो, आउटसोर्सिंग हो या प्राइवेट नौकरियां हो, रिजल्ट हो या फिर एडमिट कार्ड वगैरह सूचनाएं हो, सारी तरह की सूचनाएं हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि हर एक सूचना आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो आशा करते हैं जो भी भाई बहन चैनल बनाए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो देखिए, आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो हैं, जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, वो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सभी विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मचारी रखे जाते हैं। और आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो होते हैं वो स्किल्ड पर्सन रखे जाते हैं, जैसे उनको कंप्यूटर में नॉलेज है या कंप्यूटर का उनके पास उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है तमाम चीज़ों की, और वो सारी चीज़ें रखे जाते हैं। लेकिन हम बात करें आउटसोर्सिंग नीति 2025 या आउटसोर्सिंग का जो शासनादेश जारी हुआ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, उससे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बल्ले बल्ले है, या कहें बहुत ही राहत और बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सी चीज़ें जो उनको नहीं मिल रही थी अब मिल रही हैं। अब इससे आउटसोर्सिंग में भी अधिकतर युवाओं का झुकाव होगा, और जो आउटसोर्सिंग में अभी लगे हुए हैं उनका शोषण बंद होगा, जो कि थर्ड पार्टी कंपनियों के द्वारा किया जाता था। कभी कभी नौकरी खोने का भी डर लगता था कि अच्छा हम काम कर रहे हैं, कहीं टेंडर बदला तो हमारी नौकरी चली जाए शायद, क्योंकि इसमें हर साल रिन्यूअल होता है, एक एक साल का, कहें कहें 11-11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। हर साल इसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। और ये जो कंपनियां होती हैं ये ठेका लेती हैं। ठेका किससे लेती हैं? सरकारी विभागों का ठेका लेती हैं, चूँकि इसको हम लोग कहते हैं क्या, थर्ड पार्टी थ्रू। जो भी कंपनियां थर्ड पार्टी के थ्रू होती हैं वो ठेका लेती है सरकारी विभाग का। और इन सभी का ठेका अगर हम बात करें तो जेम पोर्टल के माध्यम से निकलता है, जो सरकार की अधिकारित मेरे ख्याल से वेबसाइट वगैरह होती है, जेम पोर्टल के माध्यम से कंपनी को ठेका निकलता है, उन कंपनियां ठेका लेती हैं और मैन पावर या कहें जो भी कर्मचारी भर्ती है वो करती हैं, और सरकार के माध्यम से उनको पैसा मिलता है, और उस पैसे को सैलरी के माध्यम से वो उन कर्मचारियों तक भेजती हैं। तो पहले ये होता था कि जैसे कर्मचारी सरकार दे रही है ठेके वाले को 15,000 रुपये, और ठेके वाला कर्मचारियों को देता है 9,000 8,000 रुपये, 9,000 8,000 रुपये। अब ये चीज़ बंद हो जाएगा। अब इसमें एक अच्छी चीज़ कर दी गई है, जो भी सैलरियाँ होंगी 16,000 15,000 16,000 17,000 18,000 जो भी दी गई है, अभी मैं उस शासनादेश को देखकर आपको बताऊंगा। सबसे एक चीज़ का कर दी गई है कि इसमें कर्मचारियों का शोषण बंद हो गया है। पहली जो टेंशन होती थी, क्या सैलरी में कटौती कर दी जाएगी, तो अब देखिए इसमें फिक्स सैलरी होती है, और जो भी सैलरी में इसमें कटौती नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कि 15,000 सरकार देती थी और ठेके वाले 7,000 8,000 में काम करवाते थे और बीच की सैलरी रोक लेते थे। लेकिन अब इसमें हम बात करें तो इसमें अब पीएफ वगैरह भी कटेगा, कर्मचारियों का फंड वगैरह भी कटेगा, तमाम तरह की सरकार के माध्यम से इसमें सुविधाएं दी गई हैं। अब कंपनियां जो हैं, जो टेंडर लेती हैं, वो कंपनियां अब कर्मचारियों का शोषण नहीं कर पाएंगी। जैसे कंपनियों ने टेंडर लिया और शायद कंपनियों का वर्क उस साल अच्छा ना रहा हो, या उनका टेंडर पूरा रहा हो, तो कंपनियां जब हटती हैं तो नई कंपनियां जैसे टेंडर लेती हैं तो वो अपने कर्मचारियां भरती हैं, और जो कर्मचारी अच्छे काम कर रहे हैं उनको भी निकलना पड़ता है। लेकिन वो अब इसमें नहीं है। अगर कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है, लगातार उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो अब वो निकलेंगे नहीं, क्योंकि उनका वर्क परफॉर्मेंस पहले से अच्छा है।
तो अब उनको हटाया नहीं जा सकता। इसमें अगर हम देखें, इसमें अगर इस परिच्छेद में बात करें तो ऐसा है, रिन्यूअल में हटने का डर नहीं। जैसे मैंने बताया कि अगर आपका काम अच्छा है तो आप हटेंगे नहीं। कोई कंपनियां अगर जा रही तो दूसरी कंपनी है तो आपको लिया जाएगा, क्योंकि आपका कंपनी। डॉक्टरी, फार्मा, इंजीनियरिंग या अन्य संस्थाओं में बच्चों को इसमें आरक्षण वगैरह की सुविधा है। जैसे आप आउटसोर्सिंग कर्मचारी के व्यक्ति हैं और आप काम कर रहे हैं तो आपके बच्चों को इंजीनियरिंग है या MBBS दाखिले में एक आरक्षण मिलेगा, वो भी इसमें सुविधा ये कहें डाली गई है जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। CCL या कहें चाइल्ड केयर लीव या अन्य अवकाश जो हैं, चाहे वो अन्य अवकाश जो भी सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं वैसे अवकाश आपको भी इसमें मिलेंगे। 12 अवकाश तो ऐसे ही मिलते हैं और वैसे CCL भी मिलेगा और अन्य अवकाश मिलेंगे आपको। तो जल्दी देखते हैं शासनादेश, उससे और स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, चैनल को जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर दें। हम सारी बातों के आज हम आउटसोर्सिंग के संबंधित सारी बातें आपको क्लियर कर देंगे। सब्सक्राइब कर लाइक ज़रूर कर दें, शेयर तो करना ना भूलें। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम ये बना दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जैसे आपने देखा होगा बजट में इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसमें 7 प्रकार के अगर कहें वर्गों में बांटा गया, जिसमें इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें वर्तमान स्थिति समस्याओं के बारे में क्या किया जाएगा। सरकार द्वारा ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। सरकार द्वारा विभागों को, संस्थाओं को कॉन्ट्रैक्ट मानदेय आउटसोर्स पर कार्मिकों की सेवा ली जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रैक्ट और मानदेय कर्मियों को सीधे विभाग से धनराशि प्राप्त होती है, जबकि आउटसोर्सिंग कर्मियों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम, देखिए आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से यहीं से जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी होते हैं उनका जो पैसा है, जैसे 15,000 सरकार दे रही तो उनको 7-8 हज़ार ही मिलता है। वो चीज़ अब नहीं होगा, उनको पूरा पैसा मिलेगा। ठीक है, जैसे मानदेय कर्मचारी हैं उनको सीधा पैसा मिलता है, वैसे ही अब इनको आउटसोर्सिंग कर्मचारी को मिलेगा। 3rd नंबर देखें, आउटसोर्सिंग कर्मियों को एजेंसियों द्वारा अवैधानिक रूप से कटौती मानदेय दिया जाता है, वह भी समय से नहीं मिलता था। ये सारी स्थितियाँ, ये सारी समस्याएं थी जो आउटसोर्सिंग कर्मियों के द्वारा मेरे ख्याल से सरकार को भेजी गई होंगी। 4था, कार्मिक का चयन करते समय नवीनीकरण के समय धन वसूली शोषण शिकायत। मैंने ऐसे बताया था कि जब नवीनीकरण होता था, जो नई कंपनियां हर साल, देखिए हर साल इसमें नवीनीकरण होता है और उसमें धन वगैरह पैसे की डिमांड करते हैं कि आप रखेंगे नहीं, आपकी जगह दूसरे को रख लेंगे। ये सारी चीज़ें नवीनीकरण में वो कर्मचारियों को, एक तो उनका वेतन मानदेय कम, सैलरी कम, उसके बाद ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से इस आउटसोर्सिंग निगम जो बना हुआ है, ये जो बनाई गई है, इससे इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा। 5वां, EPF तथा ESI खातों में समय से धन जमा नहीं करना। कुछ कर्मियों के खाते ना खोले जाना, खुले हुए खातों में कुछ भी खातों में धन जमा न किए जाने करना। मतलब एक तो सरकार के द्वारा इतना पैसा मिलता है थर्ड पार्टियों को, और वो PF के नाम पे पैसा भी काटती हैं 1,500 रुपये, वो भी जमा नहीं करती हैं। प्रत्येक वर्ष एजेंसी परिवर्तन होने में कर्मियों को EPF, ESI, GST की धनराशि पुरानी एजेंसियों में ही रह जाती है। जैसे मैंने कहा, वो हटी एजेंसी और जो उन्होंने काटा वो अपने पास रख लिया, यहाँ तक पहुँची नहीं। कार्मिक के चयन हेतु कोई पारदर्शी प्रक्रिया न होने के कारण गरीब एवं मेधावी अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं। प्रत्येक वर्ष एजेंसियों के परिवर्तन पर EPF, ESI खातों को विभागों द्वारा मॉनिटरिंग या एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई में कठिनाइयाँ, यही चीज़, या EPF तथा ESI से मिलने वाले लाभ जैसे दुर्घटना, मृत्यु के समय, विकलांगता होने के समय बीमा धनराशि, पारिवारिक पेंशन, मुफ्त उपचार अधिकांश कार्मिकों को नहीं मिल रहा है। SC, ST, OBC, दिव्यांगजन एवं महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं की जा रही। इन समस्त समस्याओं को असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है। GST 18%, कमीशन 4.5% और 22 से 5% राज्य सरकार अतिरिक्त व्यवहार। समाधान, ये तो वो था, ये स्थितियां समस्याएं थी, इसका समाधान क्या किया गया है। तो इसमें समाधान देखिए, आउटसोर्सिंग कर्मियों की समस्या समाधान हेतु निगम का गठन की आवश्यकता है। वही जो गठन किया गया, एक पारदर्शी केंद्रीकृत व्यवस्था रूप में मेरिट के आधार पर
चयन प्रक्रिया स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर SOP तथा आधुनिक तकनीकी प्रयोग करते हुए समस्त प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ली जाएगी। तीसरा, आउटसोर्सिंग कर्मी को पूर्ण रूप से मानदेय EPF ESI धनराशि जमा कराना और समस्त लाभ से उपलब्ध कराना निगम का प्रथम दायित्व होगा। आउटसोर्सिंग एजेंसियों की सेवा समाप्त करना एजेंसियों के द्वारा किए जा रहे कर्मियों को उत्पीड़न को समाप्त करना, जैसे मैंने कहा। और निगम गठन कंपनी एक्ट 2013 की धारा 20 अंतर्गत नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में प्रस्तावित निगम वन स्टॉप शॉप होगा। सभी विभाग संस्थाओं राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त करने वाली सभी संस्थाओं को आउटसोर्सिंग कर्मी उपलब्ध कराएगा। गठन के पश्चात पूर्व से कार्यरत समस्त कार्मिक सेवाएं यथावत रहेंगी और कोई भी कार्मिक हटाया नहीं जाएगा। तो देखिए, जो भी लिखा हुआ गठन के पश्चात जो पहले से कार्यरत समस्त कार्मिकों की सेवा रहेगी, यथावत रहेगी और उन्हें कार्मिकों को हटाया नहीं जाएगा। जो बने हुए हैं अगर गठन भी हो जाएगा तो वो बने रहेंगे। ठीक है। निगम के उद्देश्य है कि सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड मैन पावर को शासन के समस्त विभागों एवं संस्थाओं से उपलब्ध कराना, बिना किसी उत्पीड़न नियमों के कानूनों अंतर्गत जो भी लिखा है ड्यूज के साथ पूर्ण रूप से एम्प्लॉयमेंट भुगतान सुनिश्चित करना, प्रत्येक माह की 1 तारीख को कार्मिक के खाते में मानदेय धनराशि जमा कराना, 1 तारीख को पैसा इसमें देने कहा गया है। प्रोफेशनल कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेंट को सूचीबद्ध कर अनुसार विभिन्न विभागों की संस्थाओं को उपलब्ध कराना। बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पे बताई गई वो दी गई हैं। आउटसोर्सिंग कर्मियों को पूर्ण मानदेय जो काट लेते थे मानदेय, तो यहाँ लिखा हुआ है आउटसोर्सिंग कर्मियों को पूर्ण मानदेय भुगतान उनके बैंक खातों में प्रत्येक माह की 1 तारीख को सुनिश्चित किया जाएगा और निर्धारित पैरामीटर द्वारा चयन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। समस्त आउटसोर्सिंग मानदंडों के EPF या ESI जो भी खाते हैं उनका पूर्ण रूप से भुगतान किया जाएगा और कार्मिकों को पोर्टल पर आवेदन करना पड़ेगा तथा समस्त लाभ प्रदान किए जाएंगे। ESI से लाभ होने वाले उनको लाभ मिलेगा। तो ये क्या है, समस्त महिला कार्मिकों को 180 दिन का 6 माह का पेड मैटरनिटी लीव और द्वितीय डिलीवरी पर एवं मिसकैरेज पर 42 दिनों की पेड मिलिट्री लीव प्रदान किया जाएगा। ठीक है। और अवस्था की स्थिति में 91 दिन तक 70% पेड लीव मिलेगी। असाध रोग की स्थिति में 124 दिन 309 दिनों तक 80% पेड लीव पर दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों पर 730 दिनों तक 2 वर्ष तक इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। हाँ, तो वो मेडिटेटिव लीव है जिसको CCL हमने लीव कर दी गई, तो इसमें CCL लीव मेरे ख्याल से भी इसमें दिया नहीं गया। ठीक है। तो वो जो प्रसव वाला अवकाश है वो इसमें दिया गया, वो मिलेगा। ठीक है। CCL जो लिखा उसको आप समझिए। ठीक है। और जो भी होगा तो यहाँ पे आपको पता चलता रहेगा, इससे जो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा कार्मिकों को उनके परिवारों को सदस्यों को सुपर स्पेशलिटी सेवाएं ESI चिकित्सालय ESI द्वारा एम्प्लॉयड प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सालयों में मुफ्त उपचार शल्य चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी और सुपर स्पेशलिटी डायग्नोस्टिक सेवाएं ESI चिकित्सालय में ESI द्वारा एम्प्लॉयड डायग्नोस्टिक सेंटर्स से मुफ्त सर्विसेज उपलब्ध कराई जाएंगी। उत्तर प्रदेश के 14 जनपदों पर 57 सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय डायग्नोस्टिक सेंटर्स एम्प्लॉयड हैं। तो यहाँ पे जो भी होंगी वो सारी सर्विसेज मुफ्त पे मिलेंगी। और ESI मेडिकल डेंटल नर्सिंग कॉलेज और अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेज जिसमें MBBS BDS BSc नर्सिंग कोर्स में आउटसोर्सिंग कर्मियों को बच्चों हेतु निर्धारित सीटों के आरक्षण सुनिश्चित किए जाएंगे। कर्मियों की मृत्यु के दौरान अंतिम संस्कार हेतु 15,000 परिवार को दिए जाएंगे। और EPF के लाभ सुन लीजिए, EPF के लाभ इसमें मिलेंगे। कार्मिकों को दुर्घटना मृत्यु होने पर 2.5 लाख से 7 लाख रुपए धनराशि परिवार को दी जाएगी। 60 वर्ष की अवधि होने के आधार पर 1,000 से 7,000 प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। विभाग और इसमें विधवा को 1,000 से 2,900 आजीवन पेंशन दी जाएगी। अविवाहित कर्मी की मृत्यु होने पर माता पिता को 1,000 से 2,000 पेंशन दी जाएगी। ये तमाम चीज़ें इसमें दी गई। राज्य सरकार द्वारा जो अवकाश की हम बात कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर्मी को 12 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। समस्त 10 दिन का चिकित्सीय अवकाश,
कार्मिक शासकीय मुख्यालय पर निर्दिष्ट जो भी टीएडीए विभाग द्वारा देना प्रस्तावित वो भी मिलेगा। कार्मिकों की समान मृत्यु पर 2 लाख, मृत्यु होने पर समान मृत्यु होने 2 लाख, दुर्घटना होने 5 लाख, और राज्य सरकार द्वारा जो भी है राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित है। बैंक से प्राप्त होने लाभ, दुर्घटना विकलांग होने पर 30 लाख की धनराशि कार्मिक परिवार को दी जाएगी। इस हेतु कार्मिक को किसी प्रकार की प्रीमियम देना नहीं होगा। निगम से प्राप्त होने वाले लाभ, प्रत्येक माह की 1 तारीख को धनराशि इनके मानदेय आ जाएगा खाते में। ईपीएफ से बैंक से मिलने वाली समस्त सुविधाएं मिलेंगी। कार्मिक को कार्य क्षमता दक्षता बढ़ाने के समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार जो भी इसमें 22% जो भी बचत होगी, और इसमें जो भी है श्रेणी 4 कार्मिकों को, बालिकाओं को जो भी मेडिसिन में चयनित हुई है अथवा एमटेक, आईआईटी, आईआईएम, पीएचडी चयनित, यूपीएससी मुख्य परीक्षा व चयनित विदेशों स्थित विश्वविद्यालयों को निगम के वेलफेयर फंड से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उपरोक्त सुविधा एक परिवार में 1 बालिका होने पर अनुमान होगी। ठीक है। ईपीएफ जमा राशि एवं धनराशि जिसमें मोबाइल मैसेज पोर्टल के माध्यम दी जाएगी। निगम कार्यालय पूर्णतः कंप्यूटराइज पेपरलेस होगा, ऑनलाइन माध्यम से कार्य करेगा। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं जिसमें दिया गया है जो बनेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सलाहकार समिति, निगम कार्यालय, शासन निदेशालय, नगर निकाय, स्थानीय निकाय और अन्य संस्थाओं, समिति, मंडल स्तर, जिला स्तर समिति। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप देख सकते हैं मुख्य सचिव, और इसमें कैडर पोस्ट है, 3 पोस्ट। अपर सचिव हैं, प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग अपर मुख्य सचिव, कार्मिक अपर मुख्य सचिव, न्याय विभाग, श्रम विभाग, मानव संसाधन, ये तमाम चीज़ों की दी गई। सलाहकार समिति में जिलाधिकारी 4 सदस्यों की होंगी जिसमें ये बने हुए हैं। देखिए, निगम मुख्यालय निगम हेतु आउटकम हेतु कार्य किए जाने वाले तथा बोर्ड डायरेक्टर के निर्देशों में अनुपालन होगा। तो देखिए इसमें पद नाम देख लीजिए कैसे कितना कितना होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर, वेतन अनुसार कैडर पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर का कैडर के अनुसार वेतन दिया जाए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जो भी होगा डिप्यूटेशन के आधार पर वेतन अनुसार होगा। जनरल मैनेजर आउटसोर्सिंग के माध्यम से 1 लाख। अब मैनेजर वित्त लेखा इसमें 40,000, वो भी आउटसोर्सिंग का। पर्सनल मैनेजिंग डायरेक्टर आउटसोर्सिंग का 25,000। सीनियर अकाउंटेंट डिप्रेशन पर 25,000। सभी ये देखिए ऑफिस असिस्टेंट, वॉचमैन 15,000 जो भी यहाँ पे दिया गया है। क्लीनर हो गए विभाग सदस्य कन्वीनियर। ठीक है। विभाग के द्वितीय स्तर के अधिकारी, वित्त विभाग के तमाम, ये पूरा स्ट्रक्चर ढांचा है बना हुआ जिसमें जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला समिति, तमाम चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। योग्यता के अनुरूप अब जो श्रेणियों का निर्धारण किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। श्रेणी 1 इसमें लेक्चर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, अकाउंटेंट, असिस्टेंट ऑफिसर, आर्किटेक्ट आदि, इनका स्नातक है तो इनको 25,000 रुपये मिलेगा मानदेय। जैसे आप सीनियर असिस्टेंट, स्टेनो, सीनियर अकाउंटेंट, डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर या लीगल असिस्टेंट आदि हैं तो अर्हता के अनुसार इनको 21,500 मिलेगा। श्रेणी 3 की अगर हम बात करें, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनो, टाइपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, स्टोर कीपर, फोटोग्राफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल फिटर, लाइब्रेरी लैब असिस्टेंट सुपरवाइजर, इनको अगर इंटरमीडिएट हैं तो इनको 18,500 मिलेगा। वॉचमैन है, सीढ़ी 4 में 4th क्लास आ जाएंगे। स्वीपर, सर्विस वॉचमैन, माली, कुक, लीवर, लिफ्ट ऑपरेटर, लैब अटेंडेंट, वर्ड बॉय, रिकॉर्ड असिस्टेंट, अर्दली अंश क्लीनर, इनको 15,000 मिलेगा। कक्षा 8 पास या 10वीं उत्तीर्ण। जो पहले से लगे हुए हैं, जैसे मैंने बताया, जो आउटसोर्सिंग में पहले से लगे हुए हैं, चाहे उसे 6 किसी भी विभाग के हटाए नहीं जाएंगे। जैसे आपने ऊपर मैंने पढ़ा, ऊपर बताया, चयन प्रक्रिया में पारिवारिक आय, अभ्यर्थी आयु, पद, योग्यता के सापेक्ष विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप लिखित परीक्षा प्राप्तान या जनपदीय निवास के आधार पर की जाए। किसी भी पद के हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। विधवा विकलांग पात्रता महिला को वरीयता दी जाएगी। अधिक आयु, निम्न पारिवारिक आय, ग्रामीण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित आउटसोर्सिंग कार्मिकों को संबंधित विभाग में यूपीसीओएस में भेजी जाएगी। ठीक है। यूपीसीओएस कार्मिक आउटसोर्सिंग कार्मिकों का प्लेसमेंट जो भी होगा, आईडी कार्ड वगैरह जो भी यहाँ हस्ताक्षर विभाग संबंधित उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए।
तो ये पूरी चीज़ हमने आपको यहाँ पर बता दी है और आउटसोर्सिंग बारे में आपको सारी जानकारियाँ पता चल गई होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आउटसोर्सिंग की वैकेंसियों में भी काफ़ी भीड़ दिखाई देगी, क्योंकि अब इसमें सिक्योरिटी होने लगी है। जो भी चैनल पे नए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं, जो भी पूछना कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।